Welcome to MEDI classes. This is third lecture of general process and principle of isolation of element. Okay, class 12 chemistry. Previous lecture में हमने जितने भी 3 स्टेप्स हैं आइसोलेशन का, यानी जो आपके मेटलर्जी के 3 प्रोसेस है, दैट इज सबसे पहले कंसंट्रेशन, सेकेंड वन इज कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेटेड ओर है उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन, एंड द थर्ड प्रोसेस इज रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. ठीक है, नाउ हम अब स्टडी करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि जैसे आयरन है, आयरन को उसके ओर से कैसे निकालते हैं, फिर किस प्रोसेस से कंसंट्रेशन करते हैं, किस प्रोसेस से उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे प्यूरिफाई करते हैं, ये डिटेल में स्टडी करेंगे. उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो मेटलर्जी में यूज होता है. ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे, फिर हम आएंगे आपके एक्सट्रैक्शन पे. तो एक छोटे से टर्म जो हमने पीछे यूज भी किया है कि व्हाट इज गैंग, फ्लक्स एंड स्लैग. So we will discuss about gang, flux and slag. सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको. सो ओर्स में जो इम्प्योरिटीज होते हैं दैट इज नॉन एज गैंग. सो द impurities in ores is called gang. Okay, फिर गैंग को एक्सट्रैक्शन, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो गैंग को रिमूव करते हैं. तो गैंग को रिमूव करने के लिए एक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, जो सब्सटेंस सिर्फ इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करके उस गैंग को क्या करता है, आपका बाहर कर देता है. तो जो सब्सटेंस हम गैंग को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं दैट इज नॉन एज फ्लक्स. सो गैंग इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. जैसे बोल सकते हैं द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड to remove gang during the extraction of metals is known as flux. ये फ्लक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एसिडिक फ्लक्स आता है, बेसिक फ्लक्स आता है, डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज किस टाइप के. इम्प्योरिटीज के टाइप के बेसिस पे हम उसमें फ्लक्स ऐड करते हैं. इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे. तो फ्लक्स से क्या हुआ, गैंग के साथ रिएक्शन करके उसके इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया. नाउ फ्लक्स कंबाइन करता है किसके साथ में, गैंग के साथ में, और फ्यूजिबल सब्सटेंस बनाता है. फिर बोलेंगे कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए फ्लक्स से क्यों ऐड करते हैं. तो कई सारे इम्प्योरिटीज ऐसे होते हैं जो फ्यूजिबल नहीं होते, यानी फ्यूज नहीं होता है, यानी उसको निकाल नहीं सकते मेटल से. तो उसके लिए हमें कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड किया जिससे वो उस इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होकर के फ्यूजिबल सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम फर्दर रिमूव कर सकते हैं. जो फ्लक्स होता है दैट कंबाइंड विद गैंग एंड फॉर्म अ फ्यूजिबल सब्सटेंस विच इज नॉन एज स्लैग, जिसको हम स्लैग बोलते हैं. तो ये हो गया आपका गैंग, ये हो गया आपका फ्लक्स, एंड नेक्स्ट वन इज स्लैग. सो फ्लक्स combined with gang and form fusible substance. ये फ्यूजिबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्लैग. ओके, gang impurities
उसको हटाने के लिए यूज करते हैं फ्लक्स, और फ्लक्स और गैंग की जो मिक्सर होता है यानी जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज नोन एज स्लैग। ओके, नाउ अगर गैंग एसिडिक है यानी इम्प्योरिटी अगर एसिडिक है तो फ्लक्स हमें बेसिक यूज करना पड़ेगा। सो इफ गैंग इज एसिडिक बेसिक फ्लक्स इज यूज्ड, तो ही उसको बाहर निकाल पाएगा, न्यूट्रलाइज कर पाएगा। और अगर गैंग पहले से बेसिक है तो हमें जो फ्लक्स है वो आपका एसिडिक यूज करना पड़ेगा। सो हम डायरेक्टली देते हैं वाई से वर्सा, यानी अगर गैंग एसिडिक है तो फ्लक्स बेस, और गैंग बेस है तो जो फ्लक्स है वो एसिडिक होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सब जो है एसिडिक फ्लक्स में काउंट होता है। एग्जांपल इज सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 और भी बहुत सारे हैं, मतलब सिंपल एग्जांपल ATC आर एसिडिक फ्लक्स है। जबकि मेटल के ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ETC आर बेसिक फ्लक्स। ठीक है, ये एसिडिक फ्लक्स है, ये वाला पोर्शन आपका बेसिक फ्लक्स है। जैसे मान लीजिए कि ये एसिड और बेस रिएक्ट कर लिया। कई बार क्या होता है कि जो सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं वो बहुत सारे, देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड क्या है, रेत, ठीक है, मिट्टी ही एक टाइप का। तो जनरली जो हम ओर्स को बाहर निकालते हैं अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ के कोर से, तो उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड का अमाउंट रहता है, और सिलिकॉन ऑक्साइड फ्यूजिबल नहीं होता है। रेत को आप गर्म करोगे तो मेल्ट नहीं होता है, तो उसको फ्यूजिबल बनाने के लिए हमें फ्लक्स का यूज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ये आपका खुद ही गैंग की तरह काम करे। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम फ्लक्स यूज करते हैं, तो एग्जांपल की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने किसका यूज किया, बेसिक फ्लक्स का यूज किया, तो एसिडिक गैंग होना चाहिए प्लस SiO2। तो ये अभी है क्या, ऐसे देखने में लगेगा तो बोलो ये तो एसिडिक फ्लक्स है, लेकिन ये इम्प्योरिटीज के फॉर्म में भी होता है गैंग। तो अगर ये हम मानते हैं कि आपका ये आपका फ्लक्स और ये आपका गैंग, तो एसिड और बेस कंबाइन किया तो बनाएगा क्या, कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो CaSi3। दिस इज व्हाट, ये आपका स्लैग का फॉर्मेशन कर लिया, CaSiSiO3, दिस इज स्लैग। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लक्स है वो दूसरे में, किसी में गैंग हो तो दूसरे में गैंग होगा, तो पहले वाले में बेसिक, उस हिसाब से आप फ्लक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका था क्या, फ्लक्स, गैंग एंड स्लैग। नाउ अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मेटलर्जी में बहुत यूज होता है। पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि दिस कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ पायरोमेटलर्जी। ये पायरोमेटलर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू मेटलर्जी, अभी हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो मेटलर्जी से रिलेटेड टर्म्स है। चलिए देखते हैं पायरोमेटलर्जी वाला प्रोसेस क्या होता है और किस मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम पायरोमेटलर्जी का यूज करते हैं। पायरो का मतलब होता है हीट, हाई हीट और एनर्जी। तो पायरोमेटलर्जी का मतलब हुआ कि ऐसा मेटलर्जी का प्रोसेस जिसमें
excess amount of heat involved हो. The process of metallurgy which requires large amount of heat, जैसे आयरन का extraction pyrometallurgy के थ्रू ही करते हैं. Okay, so what is pyrometallurgy? So the metallurgical process which take place at extremely high temperature is known as pyrometallurgy. Okay, so metallurgy required high amount of heat. जैसे आयरन में 20 हीट एंड टेम्परेचर 22 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, सो हाई अमाउंट ऑफ हीट, ऐसा मेटलर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का रिक्वायरमेंट होता है और हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है. ठीक है, एंड टेक प्लेस एट हाई temperature is known as pyrometallurgy. इस प्रोसेस को हम pyrometallurgy बोलते हैं. ठीक है, और pyrometallurgy में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? The steps involved in pyrometallurgy, अलग अलग मेटलर्जिकल प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. कैसे? पहले कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, पहला कैल्सिनेशन भी आ जाता है इसमें, रोस्टिंग भी आ जाता है, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है. थर्ड वन इज स्मेल्टिंग, ये हम एक्सप्लेन कर देते हैं. फोर्थ वन के स्मेल्टिंग प्रोसेस होता क्या है, और लास्ट वन तो है आपका रिफाइनिंग. ठीक है, कैल्सिनेशन कर चुके हैं, रोस्टिंग कर चुके हैं, रिफाइनिंग कर चुके हैं. देखते हैं स्मेल्टिंग. नाम से ही क्लियर है कि मेल्टिंग प्रोसेस है ये, जिसके कारण से जो मटेरियल होते हैं वो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है. सो व्हाट इज स्मेल्टिंग? दैट इज प्रोसेस ऑफ melting due to which materials are converted into different layers. जैसे कि मान लीजिए आपने गर्म किया तो उसमें इम्प्योरिटीज भी होगा, उसमें मेटल्स भी होंगे, तो मेटल्स का एक लेयर बन गया, स्लैग का एक लेयर बन गया. तो स्मेल्टिंग प्रोसेस से आपका स्लैग का, मेटल का अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, सो कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट लेयर्स. टू इंपॉर्टेंट लेयर्स आर स्लैग एंड मोल्टेन मेटल. लाइक स्लैग एक लेयर बन गया, मोल्टेन मेटल्स एक लेयर बन गया. आयरन, पायरोमेटलर्जी आयरन के लिए यूज किया, यानी आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है, जो आगे हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, उसके लिए यूज किया जाता है. सो इट इज मतलब पायरोमेटलर्जी, metallurgy is used for extraction of iron. आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है. दैट इज द पायरोमेटलर्जी. ओके, नाउ पायरोमेटलर्जी के बाद आता है आपका हाइड्रो
मेटलर्जी, ठीक है। हाइड्रो मतलब लिक्विड स्टेट, तो एक्वस सॉल्यूशन का यूज करके ऐसा मेटलर्जिकल प्रोसेस जिसमें एक्वस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है मेटलर्जी के लिए, यानी मेटल के एक्सट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रो मेटलर्जी। ओके, इसको तो ठीक है, यहाँ पर साइड में जगह है तो हो जाएगा, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स यूजिंग हाइड्रो metallurgy. What is hydrometallurgy? So the process of extraction of metals using aqueous solution. Aqueous solution is known as hydrometallurgy, ठीक है। इसके एग्जांपल देखिए, लीचिंग प्रोसेस हमने किया था, लीचिंग प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस, ये दोनों ही हाइड्रोमेटलर्जी के पार्ट है। सो स्टेप्स है लीचिंग, it includes कौन कौन सा, लीचिंग, and another one is reduction. Leaching and reduction comes under hydrometallurgy. Gold, सिल्वर, गोल्ड है, सिल्वर है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम हाइड्रोमेटलर्जी का यूज करते हैं। जैसे इसमें यूज किया, वैसे ही गोल्ड, सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, सिल्वर, गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड। एमसीक्यू पॉइंट के टॉपिक भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड द सिल्वर, याद रखिएगा, हाइड्रोमेटलर्जी का यूज किया जाता है। ओके, तो ये पायरोमेटलर्जी, दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। देयर बहुत सारे टर्म्स हैं, यानी कोई इसका टर्म्स का कोई लिमिटेशंस नहीं, देयर आर सेवरल टर्म्स दैट रिलेटेड टू मेटलर्जी, बट जो अपने को इम्पोर्टेंट है हम वहाँ उसको डिस्कस करेंगे। सो थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प होगा, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू मेटलर्जी करना, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी एंड हाइड्रोमेटलर्जी रफ कर देते हैं। सो नाउ we'll study electrometallurgy. देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, the process of extraction of metals using electrolysis. So process of extraction of element using the process of extraction of element using what? Electrolysis. या एलिमेंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ओके, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जैसे आपका अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, तो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम इस मेथड से कर सकते हैं। सो
जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, वैसे तो सब के सभी हैं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर extracted with this method. ओके, एग्जाम्पल देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सीजियम हुआ, बहुत सारे मेटल है जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रो मेटलर्जी। ओके, उसके बाद आता है आपका अमलगमेशन प्रोसेस। अमलगम तो समझते ही होंगे, मर्क्यूरी का जो कंपाउंड्स हो दैट इज कॉल्ड अमलगम। तो कई सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो मर्क्यूरी में सॉल्युबल होता है, तो ऐसे मेटल्स जो मर्क्यूरी में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अमलगमेशन प्रोसेस का यूज किया, यानी पहले ओर्स को मर्क्यूरी के साथ कंबाइन करके अमलगम बनाते हैं और फिर अमलगम को डिकम्पोज करके मर्करी अलग और प्योर मेटल्स को सेपरेट, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन प्रोसेस। सो थर्ड प्रोसेस और यू कैन से नेम टर्म्स आर अमलगमेशन प्रोसेस, अमलगमेशन प्रोसेस सिर्फ उसी का है, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो इजिली डिसॉल्व हो जाए मर्क्यूरी में, जो मर्क्यूरी में इजिली डिसॉल्व हो जाता है, ओनली फॉर दैट इट इज यूज, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस metal is extracted with the help of mercury, okay, with the help of mercury के हेल्प से मेटल को क्या करते हैं हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? जो मेटल Hg में डिसॉल्व होता है सिर्फ उसी के लिए, सो the metals which dissolved in Hg, okay, metals which dissolve in Hg and form amalgam to form amalgam is extracted, उसी मेटल्स को किया जाता है। अच्छा, अमलगम फॉर्म करने के बाद में क्या होगा, उसको डिस्टिल्ड किया जाता है, ठीक है, आयरन रिटॉर्ट में, तो मेटल्स अलग हो जाते हैं। अमलगम इज एक्सट्रैक्टेड बाय डिस्टिलेशन ऑफ अमलगम। पहले क्या करते हैं, मेटल को मर्क्यूरी में डिसॉल्व किया तो अमलगम मिक्स कंपाउंड बना और उसका डिस्टिलेशन कीजिए तो क्या होंगे, मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और मेटल्स अलग हो जाएंगे। यानी इसके रिएक्शंस कुछ इस टाइप से होते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले ओर प्लस मर्क्यूरी, इट फॉर्म्स अमलगम एंड देन amalgam on distillation gives Hg plus metal, यानी जिस मेटल को फॉर्म किए वो मेटल का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन, ओके। इस मेथड का यूज खास करके गोल्ड और सिल्वर जैसे नोबल मेटल के लिए यूज किया जाता है, ओके। अमलगमेशन प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इज बेसिकली यूज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर लाइक नोबल मेटल्स, ओके। गोल्ड हुआ, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ठीक है। सो
दिस इज यूज्ड फॉर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, क्योंकि ये इजिली कंबाइन मर्करी के साथ कंबाइन करके अमलगमेशन का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये नोबल मेटल है, बाकी सबसे एक्सट्रैक्शन इसके नहीं होते हैं। और हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि नोबल मेटल्स जो होते हैं वो जनरली किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं होता है, वो फ्री स्टेट में होता है, बस उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटीज रहता है। इम्प्योरिटीज और इसके ओर्स के फॉर्म में फॉन्ड होना बहुत डिफरेंस है। इम्प्योरिटीज का मतलब हुआ कंसंट्रेशन करो, एक बार इम्प्योरिटी साफ हो गया। और अगर मैं और किसी दूसरे टाइप के मेटालिक इम्प्योरिटीज हैं, जैसे आयरन में लेड का अमाउंट है, तो फिर लेड को रिमूव करने का अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ फ्री स्टेट में ही नेचर होता है, वो किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं होता। हाँ, अगर मान लीजिए गोल्ड को आप जमीन से निकालोगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ अमाउंट में स्लैग ये आपका गैंग हो, उसको रिमूव करने का प्रोसेस है। तो सबसे इजी प्रोसेस होता है गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका थर्मिट का यूज, थर्मिट वेल्डिंग भी यूज किया जाता है। थर्मिट वर्ड यूज होता है। थर्मिट क्या है? हेमेटाइट, दैट इज Fe2O3 आयरन और एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर होता है, उसको थर्मिट बोलते हैं। जो हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, आयरन का वेल्डिंग करते हैं ना, तो दो को वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से आयरन का ये जो पाउडर होते हैं वो भी उसके साथ में बीच में लिंक होता है। तो थर्मिट यूज किया जाता है आपका वेल्डिंग प्रोसेस के लिए। तो थर्मिट प्रोसेस भी है आपका एक्सट्रैक्शन के एक टर्म्स आते हैं। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ हेमेटाइट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। तो देखिए थर्मिट क्या होता है और कौन सा मेटल है जिसके लिए ये यूज कर सकते हैं हम। थर्मी मेटल का यूज किस मेटल के एक्सट्रैक्शंस के लिए कर सकते हैं। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ, देखिए हम थर्मिट, थर्मिट जो है ये आपका मिक्सचर है। इट इज अ mixture of 3 part of Fe2O3 and plus 1 part of aluminium, यानी Fe2O3 का 3 पार्ट होता है और एल्यूमिनियम का 1 पार्ट। इसके मिक्सचर को हम थर्मिट बोलते हैं। ठीक है, जो बताया अभी कि वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जब इस गैस को यानी इस मिक्सचर को, ठीक है, आप गर्म करते हैं, सॉरी किसके साथ में, बेरियम पेरोक्साइड में। सो व्हेन मिक्सचर ऑफ Fe2O3 and aluminium is ignited in बेरियम पेरोक्साइड, तो Fe2O3 जो है रिड्यूस हो जाता है आयरन में। Fe2O3 रिड्यूस टू आयरन एंड बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है आपका जनरेट होता है। ठीक है, एंड large amount of heat produced. Okay, आयरन सॉरी Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ मिक्स कर दीजिए। सो रिएक्शन कुछ हिसाब से है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, फॉर्मेशन इज एल्यूमिना Al2O3 Al2O3 प्लस आयरन और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है आपका रिलीज होता है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 2500
डिग्री सेल्सियस के आसपास में हीट जो है आपका रिलीज होता है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका यूज अभी बताया कि थर्मिट वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस नॉन एज थर्मिट वेल्डिंग यूज्ड फॉर welding known as thermit welding, जिसको हम थर्मिट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो हो गया थर्मिट। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है, मेटलर्जी में यूज होता है कि ये मटेरियल रिफ्रैक्टरी है। रिफ्रैक्टरी मतलब हुआ जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट ना हो, दैट मटेरियल नॉन एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ठीक है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये टर्म्स हैं जो यूज करते हैं, कभी सुनने में आ जाएगा कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन कौन से हैं या क्या होता है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टरी मटेरियल? सो ऐसा मटेरियल जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट ना हो, ना डिफॉर्म हो। सो विच डज नॉट डिफॉर्म इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉन एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। इज नॉन एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। इसमें भी एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। एसिडिक रिफ्रैक्टरी देखिए, एसिडिक रिफ्रैक्टरी में आता है आपका सिलिका, दैट इज SiO2, क्वार्ट्ज एंड सैंडस्टोन। ये सब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी, सिलिका मतलब रेत, SiO2, ठीक है। ये सब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी। ये एसिडिक रिफ्रैक्टरी आ गया। बेसिक रिफ्रैक्टरी में लाइम, डोलामाइट, डोलामाइट हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन होता है डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, ये सब आपके बेसिक रिफ्रैक्टरीज में आ जाते हैं। और न्यूट्रल में आपका आता बोन ऐश, ग्रेफाइट। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी में बोन ऐश, क्रोमाइट, ठीक है, सॉरी हाँ क्रोमेट, ये सब आपके न्यूट्रल में इन्वॉल्व होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी, ठीक है। क्रोमाइट हो गया, ग्रेफाइट, ये सब न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे पल्वेराइजेशन का नाम सुने होंगे। पल्वेराइज मतलब होता है छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, मतलब पार्ट क्या टर्म्स हैं। व्हाट इज मेट एंड रेगुलस? मेट एंड रेगुलस का मतलब क्या होते हैं, एक दो टर्म्स और देख लेते हैं कि मेट जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सल्फर को मेट बोलते हैं, MATTE, और उसी को रेगुलस भी बोलते हैं। सो व्हाट इज मेट, MCQ टॉप पार्ट में आते हैं। और रेगुलस, ऐसा लगता है कि
रेगुलर में छूट गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलस इसका नाम ही है। आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड सल्फाइड, आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड सल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड और के फॉर्म में होता है, तो आर्टिफिशियल सल्फाइड इज नोन एज मेट, जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है ऐसे सल्फाइड को मेट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फाइड, एग्जाम्पल कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर, कॉपर से कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेट। ठीक है, उसके अलावा स्मॉल सब्सटेंस को यानी स्मॉल पार्ट्स को बड़े बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना को सिंटेरिंग कहते हैं। ओके, सिंटेरिंग, सिंटेरिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट को लार्जर पार्ट में फ्यूज करना, कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग स्मॉल particles into larger particles by fusion, क्योंकि फ्यूजन से ही पॉसिबल है कि छोटे छोटे पार्टिकल बड़े बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। इसका ठीक उल्टा होता है पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन का मतलब होता है बड़े बड़े चीजों को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना। ओके, conversion of larger piece of substance is a smaller piece, conversion of larger piece of substance into a smaller piece or a smaller piece or powder is known as pulverization। सिंटरिंग का ठीक उल्टा प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, चूंकि एमसीक्यू पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स और गिवन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय विच मेथड। कई सारे एक्सट्रैक्शन के मोड होते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा जो है आपके किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में देखिए, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग मेथड से ऑब्टेन करते हैं। एमसीक्यू का टॉपिक होता है ये, यानी ये डिटेल में तो नहीं, लेकिन एमसीक्यू में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। सो मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सब मेटल्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कौन कौन से मेटल ऑब्टेन किया जाता है। सो एक्सट्रैक्शन बाय metals obtained by electrolytic reduction, metal obtained by electrolytic reduction। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कौन कौन से, खास करके अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सबसे ज्यादा होता है। Mg हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड से कौन कौन से मेटल ऑब्टेन करते हैं।
metals obtained by reduction of oxide by carbon, कार्बन से ऑक्साइड को रिड्यूस करके कौन कौन सा ऑब्टेन होता है, जिंक और टीन। एग्जाम्पल जिंक फ्रॉम ZnO, टीन फ्रॉम टीन ऑक्साइड से। तो ऑक्साइड से मेटल्स को ऑब्टेन किया जाता है, ओके, जिंक और टीन। उसी तरह से रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड बाय थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस से कौन कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ मेटल्स metals obtained by oxides, reduction of oxide by thermite process, ठीक है। हमने थर्माइट देखा है, एल्यूमिनियम पाउडर का और आयरन का मिक्सर होता है, दैट इज एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्रोमियम और मैग्नीशियम, एग्जाम्पल क्रोमियम फ्रॉम Cr2O3 एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम मैंगनीज फ्रॉम Mn3O4, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस के हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। एयर रिडक्शन मेथड से भी निकालते हैं, यानी मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय एयर रिडक्शन मेथड। एयर रिडक्शन मेथड से कौन कौन से मेटल्स ऑब्टेन किया जाता है, मर्क्यूरी, एग्जाम्पल Pb फ्रॉम PbS एंड Hg फ्रॉम HgS, ठीक है। ये एयर रिडक्शन से ऑब्टेन किया जाता है, ओके। ऐसे ही प्रोसेस है कि एलओआई है, प्रिसिपिटेशन मेथड से कौन कौन सा ऑब्टेन होता है, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड प्रिसिपिटेशन मेथड से ऑब्टेन किया जाता है। सो मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रिसिपिटेशन मेथड, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में और कोई मेटल्स होते ही नहीं है और कोई इम्प्योरिटीज होता ही नहीं है, तो इसीलिए सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि ये नॉर्मल मेटल्स हैं, इसके साथ और कोई मेटल्स कंबाइन करता ही नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्मल इम्प्योरिटीज होते हैं जो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन से कौन से मेटल ऑब्टेन्ड होता है, आयरन। सो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन, आयरन को कार्बन मोनोऑक्साइड के रिडक्शन से ऑब्टेन किया जाता है, ओके। फिर वाटर के रिडक्शन वाटर गैस से भी ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ वाटर गैस, दैट इज निकल। ये कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ एमसीक्यू के टॉपिक है, और थ्योरेटिकल में क्या आएगा, एमसीक्यू में ही मोस्टली आते हैं कि कौन सा मेटल किस मेथड से बनाया जाता है,
ठीक है। फिर आपका है इंपॉर्टेंट एलओआई। एलओआई में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। ओके, एलओआई का प्रॉपर्टी और प्योर मेटल का प्रॉपर्टी आपका अलग अलग होता है। ओके, उसमें भी होमोजीनियस एलओआई और हेट्रोजीनियस एलओआई दोनों टाइप के होते हैं। फिर है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा एबंडेंट, यानी कौन से मटेरियल का सबसे ज्यादा अमाउंट में नेचर में अवेलेबल होता है, दैट इज एबंडेंस ऑफ मेटल इन अर्थ क्रस्ट। क्या होता है कि कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। कोई ज्यादा होता है का मतलब हुआ कि किसी के साथ कोई कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो कोई फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अभी बताया कि गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, ये सब नोबल मेटल है जो फ्री स्टेट में होता है, तो इसको एक्सट्रैक्शन करना बहुत आसान होता है। नॉर्मली किसी के साथ में डिजोल्व करके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में उसको हटा दीजिए, हमने पीछे पढ़ा भी था। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग में। और तो सबसे ज्यादा मेटल्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं वो देख लेते हैं। सो एबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट बाय वेट, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। देखिए, देख लेते हैं कौन 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 से फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। सो abundance of elements in earth crust by weight, वेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, बाय वेट के हिसाब से अलग होते हैं, बाय मास के नंबर्स ऑफ पार्टिकल के हिसाब से अलग अलग होता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब ऑर्डर है। Mg, H, ये ऑर्डर्स ध्यान रखने पड़ेंगे। T, Cl, F, टाइटेनियम, ये आपके बाय मास ऑर्डर है। सबसे ज्यादा बाय वेट के हिसाब से ऑक्सीजन का अमाउंट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा एबंडेंट है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम के बेस पे अलग अलग एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उसमें भी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सब तो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है। ओके, so on the basis of, in terms of number of atom, yani abundance of elements in terms of number of atom, number of atom के terms में अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट किसका होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन। ये एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सब पोर्शन सेम रहा। देखिए, ट्रेंड्स धीरे धीरे उल्टा, कुछ ऐसे भी आए जो ऑलरेडी ट्रेंड्स में लाए, ऊपर में नहीं कर रहा था। सी, फिर आपके मैग्नीशियम ऑलरेडी हो गया था, मैंगनीज, फिर एस, फ्लोरीन, क्लोरीन, एंड सबसे लास्ट में क्रोमियम। दिस इज द ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म में अर्थ क्रस्ट में ये सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। ओके, तो ऐसे ही एलिमेंट्स हैं जो कुछ कम अमाउंट में तो कुछ ज्यादा अमाउंट में
अवेलेबल होता है। ओके, तो ये आपका एलिमेंट्स है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके।